एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आ गई हूँ आपके लिए लेके डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑफ सीजी सेट एग्जामिनेशन जो हुआ आज ही। तो आज हमारा छत्तीसगढ़ सेट हुआ और ये सेट एग्जामिनेशन 4 से 5 साल के बाद हमें देखने को मिला है और किस तरीके के क्वेश्चंस आए वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ आपको पेपर 1 की कंप्लीट आंसर की मैं देने वाली हूँ जिससे आप मैच कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, सो दैट आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ इतने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं और कट ऑफ प्रीवियसली इतनी गई है, सो दैट आप एक आइडिया ले सको और आगे क्या करना है उसके बारे में जरूर डिसीजन बना सको। तो ये एनालिसिस वीडियो का यही एक कारण रहता है कि हम देख पाए कि अप्रोक्सीमेटली कितना हम स्कोर कर रहे हैं। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ सेट एग्जामिनेशन दिया था, सो दैट उनको एक बेटर आइडिया यहाँ पे लग सके। मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स पढ़ाती हूँ, तो कॉमर्स अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं जुड़ के तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक चैनल है जहाँ पे डेडिकेटेडली कॉमर्स की क्लासेस होती हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं, फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। मेरी भी यहाँ पे क्लासेस है जो आने वाली हैं। एंड आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लिंक्स एंड अपडेट्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज, तो आपको कोर्सेज भी मिल रहे हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हो तो बिल्कुल पेपर 1 प्लस पेपर 2 के ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, 15% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के बैचेस पे, ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2 के बैचेस पे 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। गुरु 15 यानी कि गुरु 15 कोड आपको यूज करना है और आपको मैक्सिमम 15% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। एंड दिस इज माय टाइम टेबल यूट्यूब क्लासेस का, एंड साथ ही साथ आपके लिए जो है हमारी पेड क्लासेस चलती हैं उसका टाइम टेबल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर लेना चाहते हैं पेड बैचेस में एनरोलमेंट तो ले लीजिए। डीआई चल रहा है, 12 बजे क्लास रहती है और 10:30 बजे और 7 बजे आपके लिए जो क्लास रहती है वो पेपर 2 कॉमर्स की रहती है, मेरी इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग यूनिट मैंने स्टार्ट की हुई है। तो चलिए अभी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपका जो पेपर है ये आपके सामने है। पेपर 1 में जो सबसे पहला ये जो सेट है मैं आपको बता दूं, मैं सेट ए आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो जो भी बच्चे सेट ए वाले हैं उनका पेपर तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होगा, बाकी बच्चे चेक कर लेना। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फॉर्मेटिव लर्निंग जो है वो प्रोग्रेस बताती है कि आप कितना लर्न कर रहे हो और आपको प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करती है, इंप्रूव करती है। दूसरा बोल रहा है रीजन कि जो समेटिव इवेल्युएशन है ना उससे ज्यादा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रिलायबल है। ये जो बात है असर्शन तो सही है बट रीजन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो बेसिकली हम अपनी इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। एंड में समेटिव इवेल्युएशन ही है जिसको लेके हम चलते हैं। मान लो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, आपका मैं टेस्ट लूं और आपने उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया बट पेपर में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि समेटिव इवेल्युएशन ज्यादा अच्छा था, सॉरी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ज्यादा अच्छा था। समेटिव इवेल्युएशन ही माना जाएगा और आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं वो समेटिव इवेल्युएशन के बेसिस पे होगा। तो वही चीज यहाँ पे होती है। तो समेटिव इवेल्युएशन सबसे लास्ट में आता है और सबसे बेस्ट होता है आप, और फॉर्मेटिव आप इंप्रूवमेंट के लिए करते हो। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग और उसके मेन प्रोपोनेंट पूछे हुए हैं। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया है और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हंट ने दिया है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपको बताना है कि कुछ लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इफेक्टिव टीचिंग में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प करेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, 6 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले देखो लर्नर का सोसाइटी के प्रति क्या व्यू है, उससे टीचिंग में इफेक्ट आएगा क्या, नहीं, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लर्नर का लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, आप कितना अच्छे से इंटरपर्सनली घुल मिल जाते हो, वो चीजें हमारे टीचिंग में इफेक्ट नहीं डालती हैं। आप कहाँ से आए हो वो चीजें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालती मेरे पढ़ाने में। हाँ, आपका क्या लेवल ऑफ नॉलेज है, क्या प्रीवियस नॉलेज है आपकी, आप इंटरेस्ट ले सकते हैं उस चीज में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। मेंटल एबिलिटी क्या है, कितना अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हैं, ये चीजें जरूर यहाँ पे क्या है इफेक्ट डालती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं,
तो एक स्टूडेंट दूसरे से कैसे अलग है, उसके लिए अगर आपको देखना है तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो, ठीक है। डायग्नोस्टिक होता है, कुछ चीज को सही करना है, कुछ कमी है उसको सही करना है, बट आप ये जानना चाह रहे हो कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट की सहायता लेंगे। पीयर असेसमेंट क्या होता है, जब आप कंपैरिजन करते हैं वो चीज, बट यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं कि एक पर्सन दूसरे से कैसे अलग है, एक स्टूडेंट दूसरे से कैसे अलग है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट से पता लगते हैं। जैसे पता लगता है ना, टीचर बोलता है कि ये बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस अ टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट माइंड। हाँ बिल्कुल, जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की उससे ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, सो दैट एक लिंक हम बना के अच्छे से पढ़ा सके। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, कि जो हम ऑलरेडी जानते हैं एज अ स्टूडेंट, टीचर उस चीज को पकड़े और उसके आगे से फिर कंटिन्यू करे। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब रिसर्च के क्वेश्चन है जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में मैच करना था, रिसर्च के फीचर्स दिए हुए हैं एंड साथ ही साथ बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस फीचर में क्या चीज को हम लेके चलते हैं। तो ये बोल रहे हैं रिलायबिलिटी, स्टेबल, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल। तो यहाँ पे स्टेबल, कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल से इसको मैच कर दिया जाएगा। वैलिडिटी जो है वो क्या होता है, जो आप मेजर कर रहे हो उस चीज को आपने मेजर करना है। क्वांटिटीज, प्रोसीजर और डिवाइसेस टू मेजर द डायमेंशन दैट आर यूज्ड टू मेजर। फिर इसके बाद क्या आता है, इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, अंतर्ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये मैच हो जाएगा हमारा कि लिंक्ड विद एनी पर्सनल बायस में विटिएट रिसर्च रिजल्ट। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह करना जिससे जो है, जो हमारा शोध परिणाम है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये इंट्यूशन से आएगा। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट रिसर्च प्रोसेस एंड इट्स प्रोग्रेस। जब हम बात करते हैं हमारे जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, कि जो चीज हम करना चाह रहे हैं वो हम देखें वो प्रोग्रेस हम उतना कर पा रहे हैं या नहीं, वो चीज यहाँ पे आती है। तो आंसर जो होगा इसका वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेजेस ऑफ डिजिटल डेटा हैंडलिंग इन रिसर्च यूजिंग आईसीटी। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, तो डेटा एंट्री होगी, डेटा क्लीनिंग होगी, डेटा वैलिडेशन होगी और फिर डेटा को एनालाइज यहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन से स्टेप्स हैं आर्टिकल के, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले होता है अपने टॉपिक को चूज करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद यहाँ पे जो है एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे रिसर्च और गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन को, सेकंड पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है हम मेन पॉइंट्स को आउटलाइन करेंगे, फिर अपना पहला ड्राफ्ट लिखेंगे, फिर उसको एडिट और रिवाइज करेंगे। 4 के बाद 1 आना था, सब में ऐसा है, बट ये सबसे पहले टॉपिक चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे और उसके बाद आप रिसर्च करोगे, डेटा गैदर करोगे, उसके बाद उसमें से मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे और आउटलाइन करोगे और उन पे अपना टॉपिक है जो लिखोगे, आर्टिकल को लिखोगे। ये चीज अपने पास जो है वो रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस आपको बताने हैं रिसर्च साइकिल में। तो रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है भाई, लिटरेचर रिव्यू आपको करना है, गैप फाइंड आउट करना है, फिर हाइपोथेसिस बनानी है, फिर डेटा कलेक्ट करना है, डेटा एनालाइज करना है और लास्ट में आपकी रिपोर्टिंग होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन हमारा एपीए से है, ठीक है। अब एपीए और एमएलए ये हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स होते हैं साइटेशन के। तो एपीए स्टाइल में क्या होता है, हम रनिंग हेड लेके चलते हैं ऑन द टाइटल पेज ऑफ द रिसर्च पेपर। रनिंग हेड हेल्प करता है ऑथर के नेम को क्लियरली डिस्प्ले करने में हर एक पेज पे डॉक्यूमेंट के, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, दोनों असर्शन और रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है हमारा आरसी का। तो ये पूरा आरसी जो है इसको आपने पढ़ लेना है, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन का आरसी का आंसर है ब्रॉड विजन। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जो एजुकेशनिस्ट हैं वो मदर टंग को बेस्ट मीडियम ट्रीट करते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करने में, है ना, अपनी जो मातृभाषा है उसमें। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है कि इस पैसेज को अगर आप पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो। तो यहाँ पे एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जो है वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को बताया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, सिमिलैरिटी इन लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो हमारे पास जो है ना, ये बोलते हैं कि वर्ड्स आप अलग अलग यूज करते हो बट समहाउ उसका मीनिंग जो है वो सेम ही होता है। तो लेक्सिकल सिमिलैरिटी, यहाँ पे लेक्सिकल आ जाएगा कि शब्दगत जो है वो चीजें क्या है, सेम ही होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद है कि व्हाट मेक्स ट्रांसलेशन पॉसिबल ड्यू टू इनहेरेंट सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे जो है
ट्रांसलेशन पॉसिबल हो जाती है क्योंकि इनहेरेंट सिमिलैरिटी है, एट द एंड चीज तो सेम ही है, अलग अलग भाषाओं में बोली जाती है, तो इसको बोला जाता है सिमेंटिक, कि अर्थगत जो है वो चीजें बराबर रहती हैं, सेम रहती हैं, ये एज इट इज आपको पैसेज में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 16 क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है, तो ये बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करने हैं और यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। नॉन वर्बल सिग्नल्स प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो बिल्कुल वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉन वर्बल ज्यादा एम्फेसाइज हमें करने चाहिए। फिर उसके बाद हैंडशेक जो है वो सबलिमिनल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ये बात सही नहीं है। फीडबैक जो है इनकॉन्सिक्वेंशियल पार्ट है, मतलब फीडबैक जो है वो सीक्वेंस में नहीं आता, गलत बात बोल रखी है। डिफरेंट कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज डू अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है। हम बात करते हैं कि कल्चर वाइज अलग अलग वर्ड्स होते हैं, है ना, एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग कल्चर में, तो उससे इंपैक्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, ये बात भी सही है। तो 1 और 4 को एलिमिनेट करो, 2 और 3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इनकरेक्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया था। आगे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। भाई सबसे पहले क्या होता है, आइडियलेट आइडिया आता है, फिर उसके बाद आप उसको एनकोड करते हो, देन उसके बाद ट्रांसमिट करते हो, है ना, फिर उसके बाद जो रिसीवर है वो डिकोड करता है और फिर फीडबैक आता है। डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ है, ये रहा 18th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 18th क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो कम्युनिकेशन जो है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ये बात सही है। कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे जो है कॉमन सिस्टम जो है उसको रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी। आगे देखो ऑब्जेक्टिव है जो कम्युनिकेशन का इज द क्रिएशन ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, तो ये बात भी हमारी सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, 1, 2 और 3 और 1 और 3, तो यहाँ पे मैंने अभी आंसर इसका डी किया है, ठीक है, बट इसको हम चेक कर लेंगे, ए और डी में से एक इसका आंसर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद 19th क्वेश्चन है अपने पास, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है आपको इन ऑब्जर्वेशन में से और जो करेक्ट है ना। तो यहाँ पे बोला हुआ है अपवर्ड कम्युनिकेशन में इंप्लॉय जो है हाईलाइट करता है अकम्प्लिशमेंट और डाउन प्ले करता है अपनी मिस्टेक्स, तो ये जो बात है ये बात सही है क्या? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरे को ये चीज नहीं समझ आ रही कि एग्जैक्टली है क्या, बट आगे देखो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन टेंड टू बी इग्नोर्ड और डिस्कस, ये बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उसको इग्नोर कर देना चाहिए, डिस्गाइज कर देना चाहिए। अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, ये बात भी जो है ये सही है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स होते हैं, नहीं, डाउनवर्ड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अपवर्ड में सजेशंस होते हैं। मैंने यहाँ पे डी ऑप्शन को एलिमिनेट किया और आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी तीनों सही है, ये गलत है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखो, कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन है जो क्या होती है, मोस्ट स्प्रेड थ्रू ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। तो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन में जो पर्सनल न्यूज और र्यूमर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा फैलते हैं, क्योंकि ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोला जाता है। ठीक है, तो 20th का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 21वां क्वेश्चन सीरीज वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 का डिफरेंस है, फिर 11 का, फिर ऐसे अगर यहाँ पे देखो ये 14 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 12 और 13 का डिफरेंस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं करके, 31 में 12 जोड़ देते हैं 43 आ जाता है, 43 में 13 जोड़ दो तो 56 आ जाता है। तो सही बात है, 12 और 13 का डिफरेंस बन रहा है 43 से, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और 3 और आपको मैच करना था। यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालोगे, y की वैल्यू 3, 4/3 आ जाएगा। a का थर्ड बनेगा, a का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आगे देखो यहाँ पे 2/3 डालोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, b का आंसर 1 के साथ मैच हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे इसमें पुट करोगे 2/3, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3। अब सॉल्व करो, 6 प्लस 6 12, डिवाइड करेंगे 6 माइनस 6 0 से, तो यहाँ पे एक मिनट x बाय वाई 2/3, सी का आंसर तो फिर यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है भाई, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। x बाय वाई 2/3 है, तो 3x सी और डी से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है भाई,
3x प्लस 2y 3x माइनस 2y। तो जो x है वो 2 है, y जो है वो 3 है। 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6। तो यहाँ पे नीचे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी होना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे आएगा 5 और 1/5। कुछ गड़बड़ है, हाँ अपोजिट तो होगा, ये बात तो मैं मानती हूँ। चलो बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चेक करते हैं। बट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का जो है वो 3rd बनेगा और बी का जो है वो 1 बनेगा, ये चीज 100% श्योर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 23। लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। अब बेस सबका सेम है तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8% है x का 0.04 और y का 8% है 0.004। तो यहाँ पे 0.04 के नीचे क्या रखेंगे? 8% रखेंगे। 100% की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0.5। ऐसे ही 0.004 है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 100 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.05। तो ये y आ गया और ये x आ गया। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले x लिखा हुआ है फिर y लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर आप 400 रुपए की चेयर बेचते हो तो आपको 20% का लॉस होता है, यानी कि 400 जो वैल्यू वो 80% की है। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 पे 500 आ जाएगा। एंड ये बोल रहा है अगर मेरे को गेन लेना है 8% का, तो यानी कि 480 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 108 की वैल्यू। तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 500 और 540। बी और सी जो है यानी कि सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। आगे देखिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। कुछ बुक्स पेन्स हैं और कोई पेन है जो पेंसिल नहीं है। कुछ बुक्स जो है वो पेन है, ठीक है। फिर क्या कुछ पेन बुक होंगे? बिल्कुल। इफ सम ए आर बी तो सम बी आर ए भी होता है, सही बात है। वन तो फॉलो करेगा ही करेगा, इसको तो मार दो कांटा। आगे देखो कुछ पेंसिल्स बुक्स हैं, क्योंकि नो पेन आर पेंसिल लिखा हुआ है, तो ये तो पेन और पेंसिल में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज होगी? यहाँ पे हमारे पास है कुछ पेंसिल्स बुक्स हैं। अब पेंसिल बुक हो सकती है ना, हो सकती हैं। पर आगे देखो सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, नहीं भी हो सकती। सेकंड स्टेटमेंट में देखो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटी का केस है जो बनेगा। बट क्या ये थर्ड ऑप्शन हम देख पा रहे हैं? कुछ बुक्स पेंसिल नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स पेन है और जो बुक्स पेन है वो कभी भी पेंसिल नहीं होंगी। तो ये आंसर 100% फॉलो होगा। तो इसीलिए आंसर बनेगा ए एंड 3 फॉलोज। और ऑल पेंसिल आर बुक भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पेन जो है वो बुक है और कुछ पेन जो बुक है वो पेंसिल हो ही नहीं सकते। आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हमें 100% श्योरिटी चाहिए होती है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमाना। शब्द क्या होता है? जब आपको वर्बल टेस्टिमनी मिलती है। तो सी का थर्ड बनेगा। सी का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष में हम क्या करते हैं? जो नॉलेज है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? सेंस ऑर्गन से, है ना। अनुमाना में क्या करते हैं? इन्फ्रेंसिस से। उपमाना में कंपैरिजन से। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। तो यहाँ पे इस तरीके का सर्कल बनेगा। तो ये बोल रहे हैं सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, ऑल जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है, सही बात है, ये बात सही है। नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई भी ऑनेस्ट जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, ये बात गलत है भाई, क्योंकि है ना सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस है वो ऑनेस्ट हैं, तो ये बात गलत है। फिर सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, ये बात भी सही है, क्योंकि ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर हैं, तो ऑल पॉलिटिशियंस आर फेयर हैं, तो सम फेयर आर पॉलिटिशियंस हैं, ये बात भी सही है। ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन नहीं, सम होगा, ऑल नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे बोला हुआ है पिक्चर को देख के आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पिक्चर को अच्छे से देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमारे पास क्या है, अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। ए और बी तीनों शेप में है क्या? नहीं मैम, ए जो है वो सर्कल और रेक्टेंगल में है, सर्कल में है, और इसके साथ साथ कहाँ पे है? इसके साथ साथ हमारे पास स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में नहीं है, तो ये बात तो गलत है। ई ए बी सी, यहाँ ए है ही नहीं, जब यहाँ पे ए है ही नहीं जब तीनों में। बी और जी है क्या? यहाँ बिल्कुल बी और जी तो है, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल में भी आ गए, इस ट्राइंगल में,
एंड इसके साथ साथ ये सर्कल में भी आ रहे हैं और यहाँ पे स्क्वायर में भी आ रहे हैं, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए क्वेश्चन दे रखा था कि हमारे पास सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप कैसे शो होगा, तो सम और सब नोट का रिलेशन होता है सब कॉन्ट्रेरी, तो यहाँ पे क्या है, सम कैट्स आर नॉट एनिमल्स, ये यहाँ पे मैंने इसका आंसर लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30th, यहाँ पे आपको बताना है कि इससे हमारे पास एक शेप ये आई है, तो ये शेप किससे आएगी, तो यहाँ पे इसका अपोजिट देखना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने क्या किया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया, इसको इस तरीके से कर दिया, ऐसे ये बन गया है ना, तो यहाँ पे भी हमें ये चीज बनानी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा, ये फिगर के तौर पे बन जाएगी, इसको हम अपोजिट अगर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू एज प्रोपाउंडेड बाय द इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। तो ये चीज का आंसर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं गलत आंसर नहीं बताना चाहूंगी, तो अभी इसको होल्ड पे रख लो। अगला क्वेश्चन देखो, डीआई के क्वेश्चन है, डीआई में क्या बोला जा रहा है, ऐसा कौन सा ईयर है जहां पे मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, तो यहाँ पे जब बार ग्राफ होता है तो डिफरेंस देखना है, यहाँ पे तो ग्रोथ है ही नहीं, यहाँ 3 में ग्रोथ है, यहाँ पे देखो 63 का 2 गुना से भी ज्यादा है, मतलब 200% से ज्यादा ग्रोथ है। यहाँ पे क्या है, 103 का डिफरेंस है, यानी कि 100% से कम है, 150 से कम है, तो ये 100% से कम है। यहाँ पे अगर देखें तो ये लगभग 50% के करीब है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है, मुकाबले की उसका डबल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2016। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए है कि उनको ग्राफ नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था रेशो बतानी है ग्रेजुएट्स ए और बी से और पोस्ट ग्रेजुएट, तो 35,000 और 26,000, 35 रेशो 26 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे आपको बताना है अप्रोक्सीमेट ग्रोथ कितनी है 2015 से 19 में, तो 15 से 19 में कितनी ग्रोथ है, 63 और 379, तो 379 में से 63 को माइनस करेंगे 316, और यहाँ पे अगर आप देखो 6 5 30 होता है और 3 5 15 होता है, मतलब 315 जो है वो 63 का कितना है, 5 गुना है, तो यहाँ पे 500% की ग्रोथ है जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था टोटल ग्रेजुएट्स बताने हैं ए डी और एफ में, ए डी और एफ में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, टोटल करोगे 89,250 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी ईयर्स विटनेस मोर देन एवरेज ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ कितने साल में हुई है, तो यहाँ पे आप ग्रोथ निकालोगे, यहाँ पे 200% से अबव है, 209% के करीब, यहाँ पे डाउनफॉल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप टोटल करोगे उसको डिवाइड बाय 4 करोगे क्योंकि 4 साल है, और फिर देखोगे एवरेज जो आ रही है, और एवरेज से ज्यादा आपको एक ही ईयर में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि एक साल में एवरेज से ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल और रेशो, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रैंकिंग की बात करते हैं, रेटिंग देने की बात करते हैं, तो ए का जो है वो बी बन जाएगा, 1 का बी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ऑर्डिनल तो हो गया, अब नॉमिनल की अगर हम बात करें तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वेरिएबल्स की बात करते हैं, नाम देना, वो चीजें आती हैं, मेल फीमेल जैसे बाइफर्केशन कर देना 2 चीजों में, 3 चीजों में, वो चीज आती है। देन उसके बाद जो है थर्ड इंटरवल रेशो जो है हमारा, इसमें जो है ये बोलते हैं ऑलवेज आर्बिट्ररी, यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे को डाउट सा लग रहा है कि देयर इज ऑलवेज एब्सोल्यूट जीरो, वो होता है रेशो में, है ना, और रेशो में सभी के सभी तीनों के फीचर्स होते हैं, तो यहाँ डाउट नहीं है, सही है, एब्सोल्यूट जीरो जो है वो रेशो में होता है, आर्बिट्रेरी जीरो जो है वो क्या है, वो यहाँ पे इंटरवल में होता है, क्योंकि इंटरवल में एग्जांपल होता है टेम्परेचर, तो 0 डिग्री टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करके रखता है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी जीरो किसमें होता है, इंटरवल में होता है। सही है, बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है बार होते हैं ना जो हिस्टोग्राम में, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। हाँ ऐसी बात सही है, हिस्टोग्राम जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए सही है, तो बिल्कुल सही बात है, जब कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है उसमें आप हिस्टोग्राम का यूज करते हो और बिल्कुल भी बार्स में गैप भी नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पे फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट, तो ईमेल क्लाइंट तो यहाँ पे भाई जीमेल ही है, ठीक है, बाकी तो सोशल साइट्स हैं। इंडिया का कौन सा पोर्टल है जो इंडिया ने डिजाइन किया है जो सिंगल विंडो एक्सेस देता है सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को, तो ये है हमारा उमंग। आप सभी कमेंट्स में लिख के बताएंगे उमंग की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, उमंग की फुल फॉर्म बतानी है सबने। अब देखो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्ट का क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन,
यही है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप साइमल्टेनियसली, जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप साथ ही साथ कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों फैसिलिटीज आपको यहीं से मिलती हैं। पहले क्या होता था, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो और किसी का कॉल आ जाता था तो इंटरनेट कट हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, किसकी वजह से, बोल्ट की वजह से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज्ड इन ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका एक एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी। तो कंफ्यूज मत होना, जो टेक्नोलॉजी है सिक्योरिटी के लिए दैट इज ब्लॉकचेन, यहाँ पे आंसर इसका ब्लॉकचेन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मूक की आपसे पूछी हुई है फुल फॉर्म, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं में हमें मूक कोर्सेज देखने को मिलते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बतानी थी कि हमारा जो मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सरफेस ओजोन है और सीएफसीज है, इनका टेन्योर क्या क्या होता है, इतना कितना लाइफ टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करती हैं। तो मिथेन जो है वो 12 साल के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड 120 साल के लिए, सरफेस ओजोन 22 दिनों के लिए, और सीएफसी जो है ये 45 साल के लिए एग्जिस्ट करती है, 45 इयर्स। तो सबसे कम आता है सरफेस ओजोन, फिर आता है मिथेन, फिर आता है सीएफसी, फिर लास्ट में आता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जामिनेशन एज इट इज। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, 5 जून को होता है, और हमारा जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को होता है। तो इनसे मैच करोगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे के सारे जो पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स हैं वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल। देखो कुछ पॉल्यूटेंट्स जो है वो हम ह्यूमन जो है वो छेड़छाड़ कर रहे हैं नेचर के साथ, उसी वजह से चीजें हो रही हैं। तो ये बोल रहे हैं सारे पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स हार्मफुल होते हैं। किसी किसी को जो है बिल्कुल बोल दिया जाता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, किसी किसी को नहीं बोला जाता, बट यस पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स हैं तो हार्मफुल तो होंगे ही ऑब्वियसली, और जो प्रोडक्शन है वो ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रही है, ये बात भी सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ए इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट चरण पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का जिसमें जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन को पास किया गया था, वो था हमारा पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट था, आंसर इसका बी हो जाएगा। पहली यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई थी, वैसे तो 3 नाम आते हैं, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, है ना, मद्रास, मुंबई और कोलकाता का नाम आता है बॉम्बे। तो यहाँ पे जो पहली यूनिवर्सिटी है वो कोलकाता में हुई थी, इसको याद रखना, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। फिर इसके बाद ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पूछ रखी है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, जो आएगा ऑप्शन नंबर सी में कि ओनली बी इज द ओल्डेस्ट सिटी और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए 48, यहाँ पे बोल रहा है एनईपी 2020, ये 2019 या 2021 का क्वेश्चन है, हिंदी शिफ्ट में आया था ये नेट में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास जो हायर एजुकेशन सिस्टम है एनईपी 2020 के तहत क्या यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, है ना, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे क्वेश्चन आया था मेजर प्रॉब्लम कौन सी है, तो लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी बिल्कुल सही बात है, इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम है बिल्कुल सही, और यहाँ पे फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, तो ये भी दिक्कत है। तो दिक्कत कौन सी नहीं है, हाई ड्रॉप आउट रेट इन हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली डी इज नॉट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनईपी 2020। ये जो क्वेश्चन 49 था इसमें थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे इसको मैंने देखा तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आईआईटी खड़गपुर 1959 में बना था, 1959 में। ये जो है एम्स जो है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो बना था ये 1956 में बना था। और जो हमारा ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR है, ये 1942 में बना था। तो सबसे पहले तो आना चाहिए CSIR, है ना, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे ऑल इंडिया एम्स, फिर उसके बाद आएगा IIT, और ये जो IIM है ये अभी बना था 21 सेंचुरी में ही, तो ये 2000 समथिंग में बना था, इसका एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए 4, 3, 1 और 2, और 4, 3, 1 और 2 कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे को दिखाई दिया, ठीक है, 4, 3, 1 और 2 कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इसको अभी एज इट इज रख लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखेंगे, पूछूंगी मैं, ठीक है, और टीचर से डिस्कशन करूंगी, फिर आपको बता दूंगी। तो ये चीज है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था। यहाँ पे इंस्टीट्यूट और किस सिटी में वो इंस्टीट्यूट है ये आपको बताना था।
तो यहाँ पे अगर हम देखें IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये जो है हमारा ये बेंगलुरु में है। फिर इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ये हमारा चंडीगढ़ में है, ठीक है। PGI सॉरी, यहाँ पे जो है PGI की हम बात करते हैं ना, चंडीगढ़ में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा ये चेन्नई में है। एंड IIP जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने इसको दो ऑप्शन से किया, कैसे, जो IIS है वो बेंगलोर में है, एंड जो PIMER है ये जो है ये PGI जिसको हम जानते हैं ये हमारा चंडीगढ़ में है। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आंसर किया, है ना। अब आपको बताना है कितने आपके करेक्ट आंसर हुए हैं। अगर आप इस पेपर को, अगर मैं देखूं सिर्फ पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, मैंने पेपर 1 एनालाइज किया है, पेपर 2 कल करवाऊंगी मैं कॉमर्स स्पॉटलाइट पे कॉमर्स का। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल था, नहीं, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। ऐसे ही सेट एग्जामिनेशंस होते हैं तो ये भी उसी की तरह था। बट यस, यहाँ पे जो है कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो है अभी अच्छी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि 4 साल बाद पेपर हो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पिछले ईयर से हम देख लें, थोड़ा सा मुश्किल होगा वो चीज। हाँ, जिस तरीके से नेट में कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे ही सेट में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आप अगर स्कोर कर पा रहे हो 38 to 40 क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये स्कोर है कि आपका एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल अच्छे से क्रैक होगा, ठीक है। अगर 40 प्लस कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर 35 से कम है तो थोड़ा सा है ध्यान रखने की जरूरत है। पेपर 2 में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो चीज फिर आपको यहाँ पे ध्यान है जो रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 35 to 40 की रेंज जो है वो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ एक अच्छी रेंज है। ऐसा ही अगर आप पेपर 2 में भी परफॉर्म कर रहे हो तो यू आर गुड टू गो और आप अच्छा क्रैक कर लोगे। जनरल कैटेगरी से मैं बता रही हूँ नॉर्मली, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी से। बाकी जो है आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप एक दो क्वेश्चन को कम कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट आता है, ठीक है। बट अभी देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आपके लिए कट ऑफ वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगी। बट आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। आप अपना डिसीजन देखो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे तो बहुत कम क्वेश्चन सही हुए हैं, तो अभी हम थोड़ा पीछे हैं और सेट एग्जामिनेशन हो चुका, अब तो ये अगले साल ही होगा। तो अब क्या चीज आपके पास है, नेट एग्जामिनेशन आपके पास है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करो। नेट एग्जामिनेशन को टारगेट करना है तो नेट एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस चल रही हैं, डेली आपके लिए क्लासेस होती हैं, रेगुलरली आपके लिए क्लासेस होती हैं। पेड बैचेस तो है एक चीज, यूट्यूब पे भी आपके लिए प्रॉपर बैचेस चलाए जाते हैं JRF अड्डा चैनल पे, और कॉमर्स का कॉमर्स स्पॉटलाइट पे होता है सेशन, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू फील कि हमें पेड बैचेस में पढ़ना है, ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट होना है, तो बिल्कुल आपके लिए बैचेस हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए 15% का डिस्काउंट भी है, तो डबल फायदा हो जाएगा, आपका डिस्काउंट भी मिलेगा और बढ़िया कोर्स आपको बिल्कुल फाउंडेशन बैच, बेसिक्स टू एडवांस विद PYQs, एक्सपेक्टेड MCQs, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, सब कुछ। तो ये चीज आप ले सकते हो, ठीक है। और जरूर बताना कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा। और कल जो है मैं आपको कॉमर्स की आंसर की प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो कॉमर्स की आंसर की जो है वो कल मिलेगी, क्योंकि अभी मेरी पेड क्लासेस हैं, तो पेड क्लासेस को मैं डिले नहीं कर सकती, ठीक है। तो कल आपके लिए कॉमर्स की आंसर की जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, एंड जरूर जो है अच्छे से पढ़ते रहो, एंड अपना रिजल्ट जो होगा वो आ ही जाएगा थोड़े दिनों में। बट हमें ये चीज मेक श्योर करनी है कि हम ये जो टाइम है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।